ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल क्लास होगा, क्योंकि आज हम लोग सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे हिंदी व्याकरण में जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, शुरू के जो बिंदु होंगे आज के क्लास में, उन्हीं बिंदु को हम लोग जानेंगे। और साथियों, मेरा हिंदी व्याकरण से संबंधित मात्र 5-7 क्लास ही होगा, और वही 5-7 क्लास से आपको कोनो भी एग्ज़ाम रहे उसी क्लास के अंतर्गत जो भी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और वही से सारे सवाल आपको हूबहू मिलेंगे। विश्वास ना हो तो आप क्लास को देख लें और उसके बाद आप अपने पैटर्न क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो साथियों, मेरा गारंटी है कि आपको ये क्लास अगर आप अंत तक ग्रहण करते हैं, यानी जो भी मैं क्लास लूँगा हिंदी का 5-7 क्लास, और ट्रिक के माध्यम से विभिन्न चैप्टरों को समझाऊंगा और एकदम बेहद रोमांचक होगा। और साथियों, चलते हैं आज के क्लास में। तो आज जो मेरा है सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक है। तो साथियों, हिंदी व्याकरण आखिर कहते किसे हैं, पहले तो हम इस बात को जानेंगे। हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं? तो हिंदी व्याकरण जो है कहते किसे हैं? हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, उन पुस्तक को कहते हैं, उन शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता है। यानी शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना जिन पुस्तकों के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, उसे ही हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण उसे ही कहते हैं। यह बात तो क्लियर हो गई। और साथियों, व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं, फिर यह बात आएगी। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण वह मूल ध्वनि है, यानी जो बात हम बोलते हैं उन बातों को अगर टुकड़ा नहीं किया जा सकता है तो उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। आखिर वर्ण कहेंगे किसे? तो वर्ण में अ, आ यानी इनका टुकड़ा नहीं होगा। म, प, फ, ब अगर रहेगा लिखा हुआ, चलो लिखो मगर, तो मो, ग, रो, मगर 3 गो वर्ण के मिलने से बना। और एक बात रहेगा, अगर म इनका टुकड़ा नहीं किया जाएगा, म का टुकड़ा नहीं होगा, लेकिन मो, गो, रो, मगर यानी इस 3 वर्ण के मिलने से मगर बना हुआ है। और लेकिन एक एक वर्ण को अगर अलग कर देंगे उनका टुकड़ा नहीं हो पाएगा। तो यही छोटा से छोटा वर्ण जो है कहला जाता है वर्ण। यानी छोटे से छोटे अक्षर जो है, जो ध्वनि का उच्चारण, वो वर्ण कहलाता है। ये बात समझ गए? यानी कि छोटे जो ध्वनि उच्चारण होता है जिनका टुकड़ा नहीं हो पाता, यानी उनका टुकड़ा अत्यधिक और अधिक नहीं हो पाएगा, तो वही होगा वर्ण। अब उसके बाद आता है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो साथियों, विभिन्न वर्णों के मिलने से, ये विभिन्न वर्णों के मिलने बोले तो अ, आ, क, ख, ग, प, फ, भ, म, यानी ये विभिन्न सारे वर्णों के मिलने से जो बनते हैं शब्द, उन्हें ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, च, छ, ज, ज, यानी इन सभी के मिलने के समुदाय को ही, इन सभी के मिलने के क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो समझ गए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब साथियों, फिर बात आई कि हिंदी में आखिर वर्ण कितने हैं। जैसे आप ABCD में, अंग्रेजी में वर्ण 26 लेटर के होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। आखिर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में जो है, अगर मूल रूप से देखा जाए, मूल रूप से यानी कि स्वर और व्यंजन, स्वर भी मूल रूप से हो और व्यंजन भी मूल रूप से हो, तो हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होंगे? 44 वर्ण होंगे। 44 वर्ण में 11 स्वर्ण होंगे और 33 व्यंजन। मूल रूप से 11 स्वर हैं और मूल रूप से 33 जो है व्यंजन है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि मूल रूप से कितने वर्ण हैं?
तो मूल रूप से 44 वर्ण हैं। मूल रूप से अगर रहेगा कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 44 वर्ण है साथियों। उसके बाद रहेगा लिखा हुआ कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। अब देखिए, मूल रूप से 44 वर्ण तो आप देख लिए। अब रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णमाला होते हैं, यानी कुल कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि वर्ण के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में जो है कुल मिला के कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं कुल मिलाकर। अब कुल मिलाकर तो इनमें कंडीशन है, वही कंडीशन को हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो उन्हीं कंडीशन को क्लियर करते हैं साथियों। तो हिंदी वर्णमाला में आप पढ़ चुके हैं मूल रूप से कितने स्वर हैं, तो मूल रूप से स्वर हैं 11। तो स्वर की संख्या है 11। उसके बाद साथियों, 2 स्वर ऐसे हैं जो अयोग्यवाह हैं, यानी अयोग्यवाह स्वर हैं। और वो 2 स्वर के कौन कौन से हैं अयोग्यवाह स्वर, तो वो स्वर हैं अनुस्वर्ग और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग, यानी ये जो है मूल रूप से 2 अयोग्यवाह स्वर हैं, यानी अयोग्यवाह स्वर हैं 2 गो, अनुस्वर्ग और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग। तो इस प्रकार से यानी 2 अयोग्यवाह स्वर और ये मूल रूप से जो 11 स्वर हैं, इन दोनों के जोड़ने से कितने स्वर हो जाते हैं, 13 स्वर हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में रहेगा मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, तो मूल रूप से कितने स्वर होंगे, 11 स्वर होंगे। मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। उसके बाद रहेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, यानी मूल स्वर और अयोग्यवाह स्वर, इन दोनों को मिलाने से बनेगा कुल स्वर। तो कुल स्वर की संख्या कितने होंगे, 11 2 13। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या 11 है और कुल स्वर की संख्या 13 हो गया, यानी कि स्वर 11 और अयोग्यवाह स्वर, ये अनुस्वर्ग और विसर्ग, ये दोनों को मिलाने से हो गया 13 स्वर्ग, यानी मूल रूप से 13। मूल रूप से तो 11 स्वर हैं, लेकिन कुल कितना रहेगा, तो कुल हो जाएगा 13 ये जो है स्वर हैं। उसके बाद साथियों, हिंदी वर्णमाला में आप पढ़ चुके हैं मूल रूप से कितने वर्ण हैं, तो 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने व्यंजन हैं, तो मूल रूप से कितने व्यंजन हैं, मूल रूप से, तो मूल रूप से कितने व्यंजन हैं, तो साथियों मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। जिस प्रकार से 11 मूल रूप से स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, तो मूल रूप से 44 गो वर्ण हो गया। उसी प्रकार आपने अभी देखा कि मूल रूप से कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं साथियों, 33 व्यंजन हैं। तो इसमें अब देखेंगे कि मूल रूप से ये 33 व्यंजन है, लेकिन कुल व्यंजन की संख्या कितना है, कुल व्यंजन की संख्या है 39। कुल व्यंजन की संख्या 39 कैसे हो गया, अभी तो यही बात को हम सिद्ध करेंगे साथियों। अभी देखिए, इनमें आता है कौन कौन, किस प्रकार के व्यंजन आता है। एक संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, जिनमें 2-2 प्रकार के व्यंजन लगते हैं, व्यंजन के अंदर भी व्यंजन लगते हैं, उसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आ गए, अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर, ये जो है 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, यानी व्यंजनों के व्यंजन है, संयुक्त रूप से व्यंजन है। तो ये 4 हैं। स्वर बोले तो ये श्रवण कुमार जो लिखते हैं वही स्वर है। उसके बाद साथियों, 2 व्यंजन इस प्रकार के हैं जिनमें 2-2 गुण हैं। 2 व्यंजन इस प्रकार से हैं जिनमें 2-2 गुण हैं, इसीलिए कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। 2 गो में 2 गो जो है इस प्रकार से है, एक हो गया र और एक हो गया ढ, एक हो गया ड, एक हो गया ढ। ये साथियों द्विगुण इस प्रकार से कहते हैं। ये जो है मूल रूप से देखिए किन से बना हुआ है, मूल रूप से ये ट वर्ग वाले में आप देखे होंगे, ये ड है, ड, और ये है ढ।
डो और ढो, इन्हीं के नीचे जो है आप लोग यहाँ पर बिंदा दे दें और यहाँ पर बिंदा दे दें तो यही द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। टो, ये डो और ढो में जो है नीचे बिंदा डालने से, ये नीचे जो है बिंदा डालने से क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन का निर्माण हो गया। और इसका प्रयोग आप लोग क्या करते हैं, लड़का को लिखने में करते हैं, लो रो काकर, लड़का। अब देखिए ये बड़की रो हुआ ना, क्योंकि ये रो आप नहीं पढ़े हुए हैं। ये रो आप जो है कभी पढ़े हैं, बताइए, कभी नहीं पढ़े हैं। लेकिन लिखते हैं लड़का में कौन रो, ये लड़की में कौन रो लिखते हैं, ल र की। तो लड़की में कौन रो लिखते हैं, ई वाला रो। लेकिन ई वाला रो तो आप पढ़वे नहीं किए हैं, कहिए पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। किस लिए, तो साथियों यही है द्विगुण व्यंजन, जो है ई वाला में जो है ई डो में नीचे बिंदा लगा दिया, हो गया द्विगुण वाला व्यंजन, ये रो हो गया और ये ढ हो गया। तो यही है द्विगुण व्यंजन, यानी ये रो का निर्माण जो है आपने एक बिंदा लगाने से कर दिया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ये बड़ी रो है, ये बड़ी रो है। लेकिन ये बड़ी रो आया कहाँ से, कोई भाई साहब को पता नहीं है। नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए, लो रो का कर लड़का, कहा कि आप लोग तो यही रो पढ़े हैं। ई रो का कहीं चर्चे नहीं है, लेकिन लिखते हैं ई रो। कहेगा कहाँ से आया है ई रो, तो कैसे बताइएगा, कहिएगा ये जो है द्विगुण व्यंजन वाले हैं। और ये ट वर्ग में आता है डो और ढो, इन्हीं के नीचे जो है ये डो वाले के नीचे एक बिंदा लगा देने से हो गया ये बड़की रो। समझ गए साथियों, चलिए ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखिए व्यंजन की संख्या कितना हो गया। मूल रूप से व्यंजन की संख्या कितना था, 33 था। मूल रूप से स्वर कितना था, 11 था। और दो गो अयोगवाह स्वर को मिलाने से हो गया 13, कुल स्वर हो गया 13। उसी प्रकार मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33, अब जो है व्यंजनों की कुल संख्या हो जाता है 39। कैसे हो जाता है, 4 गो संयुक्त व्यंजन, अक्ष तरह ज्ञ स्वर, 4 गो संयुक्त व्यंजन और 2 गो द्विगुण व्यंजन, जो जिसके पास 2 गुण है तो वो हो गया 2 गुण वाले ये डो और ढो। तो साथियों 2 गो ई, 33 4 37, 2 39, 39 कुल संख्या हो गया। उसके बाद देखिए वर्णमाला में जो है कुल वर्णमाला कितने हैं, कुल वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। तो साथियों 52 वर्ण आया कहाँ से, वर्ण में तो मूल रूप से स्वर और व्यंजन ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुल स्वर और कुल व्यंजन को निकाल रखा है। तो अब देखिए कुल स्वर कितना है, 13, और कुल व्यंजन कितना हो गया। तो साथियों कुल व्यंजन मेरे पास कितना है, 39। तो कुल जो है कुल वर्ण कितना होगा, तो साथियों कुल वर्ण यही हो गया 9 3 12 के 2, 3 1 4 1 5। तो कुल वर्ण की में जो है कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कुल 52 वर्ण हैं। कुल स्वर 13, कुल व्यंजन 39, तो हो गया कुल वर्ण 52। मूल रूप से स्वर कितना है, 11। मूल रूप से व्यंजन कितना है, तो 33। मूल रूप से कितने वर्णमाला में वर्ण है, मूल रूप से तो 44। मूल रूप से 44 हैं, 13 और ये 11 और 33, कुल मिला के हो जाता है 13 और 39 52। तो ये था आपका बेसिक बातें। तो साथियों बेसिक बातें को जो है मैंने अपने बेसिक स्तर से समझाया है आपको। अब चलते हैं वर्ण के जो है उच्चारण कहाँ से कौन होता है, अब इनका प्रैक्टिकली करते हैं। वर्णमाला में पूछा जाएगा आपको प्रश्न में, क्वा का उच्चारण कहाँ, फ का उच्चारण किस जगह से होता है, म का उच्चारण किस जगह से होता है। तो साथियों इन्हीं उच्चारण को हम लोग अभी याद करते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से, प्रैक्टिकली रूप से। अभी मैं जैसे उच्चारण करूँगा और आप लोग भी इसी प्रकार से उच्चारण करके प्रैक्टिकल कीजिएगा। देखिए वास्तविक में जो है इस प्रकार से उच्चारण होता है कि नहीं होता है। अब जाएगा साथियों ओ आ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो साथियों ओ आ का उच्चारण कंठ से होता है। अब देखिए मैं उच्चारण करता हूँ, आप लोग भी देखिए, ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। कहीं कोई टच हो रहा है, किसी जगह कहीं पर जो है टच हो रहा है, कुछ भी नहीं टच हो रहा है, डायरेक्ट हम कंठ से निकाल रहे हैं, ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। तो ओ आ का उच्चारण कहाँ से हो गया, कंठ से। उसके बाद
क वर्ग, क वर्ग बोले तो क ख ग घ अंग, क ख ग घ अ। तो क ख ग घ अ का उच्चारण भी कहाँ से होगा? कंठ से ही होगा। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार। अ आ क ख ग घ आ क ख ग घ आ क ख ग घ यानी कि ये जो है डायरेक्टली रूप से कंठ से जो है उच्चारण होता है। ओ आ का और क वर्ग का, क वर्ग में क ख ग घ क ख ग घ यानी कि ये इन सभी का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? कंठ से होता है, कंठ से होता है। अब साथियों च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? च वर्ग में आ जाता है कौन? च छ ज झ य। तो च वर्ग में जो है च छ ज झ य, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। अब इनका उच्चारण को प्रैक्टिकली कीजिए। च छ ज झ य, 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 च छ ज झ य। देखिए साथियों कंठ से ऊपर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आता है तालु, और तालु के जो है ऊपर नीचे सटने से च छ ज झ य, च छ ज झ य, इन सारे शब्दों का उच्चारण होता है। यानी च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। और क वर्ग और अ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग यानी च छ ज झ य का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर उठ के, कंठ से थोड़ा सा आगे आके। अब देखिए अब पूछ रहा है ट वर्ग, ट वर्ग में कौन आता है? ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। साथियों इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तो इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अब मूर्धा से उच्चारण होता है कैसे? अब इनका प्रैक्टिकली करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। साथियों जीभ को आपको टेढ़ा करके निकालना होगा। ये टेढ़का वाला ट में आपको क्या करना होगा? जीभ को टेढ़ा करना होगा ऐसे, ट ठ ड, ऐसे देखिए ऐसे आपको मोड़ना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी ये टेढ़का ट निकलेगा। ये टेढ़का ट वर्ग वाला जो है सभी वर्ण यहाँ पर आपको जीभ को टेढ़ा करना होगा तभी निकलेगा। तो यही है ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। यानी जीभ को टेढ़ा करने से निकलता है तो हो गया मूर्धा। यानी जीभ को मोड़ दो, जीभ को टेढ़ा कर दो तो हो गया ट ठ ड ढ। यानी टेढ़का वाला ट में जो है, टेढ़का वाला ट ठ वाला में जीभ को मोड़ कर निकालना पड़ता है ये उच्चारण, तो हो गया मूर्धा। ये हो गया मूर्धा से ट ठ ड ढ न। जीभ को ऐसे ऐसे आपको जीभ को ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। तो ये हो गया मूर्धा, यानी मोड़ के निकालना पड़ता है। यानी टेढ़का में जो है टेढ़ियाइए के निकालना है, टेढ़का ट को मोड़ कर निकालना है जीभ को। अब देखिए तो हो गया मूर्धा। अब हो गया ये ट वर्ग। ये ट वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। ट वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। अब कैसे देखिए त थ द ध न, 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 त थ द ध न। अब देखिए आपको जीभ के नीचे जो ये दांत के नीचे जीभ रखना पड़ता है। यहाँ आपको दांत का सहारा लेना पड़ता है तभी ये सिद्ध का ट, ये सिद्ध का जो है त का उच्चारण होता है। सिद्ध का त का उच्चारण के लिए तो आपको जीभ के दांत के साथ सटाना पड़ता है, तो यही हो गया दंत। यानी तो थ द ध न, इसका उच्चारण कहाँ से होगा? दंत से होगा। अब देखिए यहाँ से फिर एक बार प्रैक्टिकली करता हूँ। त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न,
यानी इसके लिए जीभ को आपको दांत में टच करना होगा तो सिद्ध का ट निकलेगा, और जीभ को टेढ़ा करना होगा, मोड़ना होगा तो निकलेगा टेढ़ का ट, तो होगा मूर्धा। टेढ़ का ट का कहाँ से उच्चारण, तो मूर्धा से, ट ठ ड ढ न। समझ गए। उसके बाद साथियों चलते हैं, प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। प वर्ग का उच्चारण होता है ओट्स से, होठ जिसे बोलते हैं होठ, उसी से जो है प वर्ग का उच्चारण होता है। प फ ब भ म, ये इसका उच्चारण होगा होठ से, जिसे बोलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ को यानी होठ को ही बोलते हैं ओष्ठ। अब साथियों होठवा से होठिबा सटेगा तभी ये प फ वाला प वर्ग वाला उच्चारण होगा। होठवा से होठवा सटी तब ये प फ ब भ म बोलाई। यानी होठवा से जब आपका होठ सटेगा तभी प फ ब भ म निकलेगा। अब देखिए प्रैक्टिकली भी कीजिए, कैसे, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म। ये दोनों होठ जो है ओष्ठ ऊपर नीचे, दोनों ओठ जो है ऊपर नीचे चिपक रहा है, तो हो गया क्या, प फ ब भ म, प फ ब भ म। कहीं कहीं पर, कहीं यानी अंदर में किसी जगह टच फच नहीं हो रहा है, किसी जगह लस फस नहीं है, ऐसा वैसा, और उच्चारण हो रहा है कहाँ से, ओठ से। ये दोनों ओठ का कमाल है, तो निकल गया प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म। यानी होठ से होठ सटा तो हो गया प फ ब भ म। तो साथियों ये था मेरा लॉजिक, ये था मेरा इतना महत्वपूर्ण बिंदु का ट्रिक्स, यानी ये प्रैक्टिकली रूप से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। साथियों मैंने बोला कि मेरा 5-7 क्लास ही हिंदी का जो है आएगा, और आपको उसी में 20-25 नंबर दिला कर जाएगा। देखना मेरा जो भी टॉपिक आएगा ना, उसका ट्रिक के माध्यम से ही आपको हम समझा देंगे। सबका ट्रिक है मेरे पास, बस आप इंतज़ार कीजिए। मैंने शुरू कर दिया सभी विषयों को, और आपको एवं प्रकार से वीडियो डेली मिलता रहेगा। साथियों तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, और आपके दिल को अगर ये क्लास छुआ होगा, आपके दिल को थोड़ा सा भी टच किया होगा, तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप नए हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरा डेली का डेली वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहे। साथियों फिर मैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।